हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का जो आज एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग रिवीजन करेंगे। बिल्कुल फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। 80 क्वेश्चन देखेंगे आज के इस वीडियो में। 80 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे तो उम्मीद है आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। बिल्कुल लाइव की तरह आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। हमसे पहले आप लोग आंसर मन में बोल लेना, उसके बाद मेरे द्वारा बताया गया आंसर के साथ अपने आंसर को कंफर्म कर लेना। एक तरह से आप लोगों को टेस्ट दे देना है 80 क्वेश्चन का। बिल्कुल फास्ट करेंगे, 10 से 12 मिनट के अंदर इसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक दो दिन के बाद ही हम लोग जो है क्लास 10 की तैयारी शुरू कर देंगे। तो आप लोग जो है और ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है आपका 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा इसका वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो था वो कितने वर्गों में था, 3 वर्गों में विभक्त था। याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है हमारा, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पादरी वर्ग कहते हैं। याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो फ्रांस का जो संविधान था वो 1791 में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस काल को किस नाम से जाना जाता है, आतंक का राज। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पूर्व रूस पर जो है जार निकोलस द्वितीय का शासन था। याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखिए, रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का जो नाम था ना वो क्या था, ड्यूमा था। क्या था, ड्यूमा था। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था बताइए कौन था। तो लेनिन था। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो के लिए ना मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है। प्लीज़ 500 लाइक का टारगेट है और कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ 500 लाइक इसको पूरा कर दीजिएगा। सभी लोग ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीनी किसानों को देना, कारखानों से मजदूरों पर नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से जनवरी 1905 को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है, 2.42% है। 2 नहीं दिया है तो 2.4 रखेंगे। ठीक है, भारत का मानक समय जो है रेखा कौन सी है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो है आपका 82.30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से। ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरती है इसका ट्रिक हमने बता दिया है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो विश्व का सबसे जो ऊंचा शिखर है ये नेपाल में है। ठीक है, और नेपाल में इसका क्या नाम है बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा नेपाल में क्या कहते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहेंगे। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो याद रखिएगा, 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, 3 और समुद्र से घिरा है तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो वो नया है तो नया वालों को हम लोग क्या करते हैं, खादर कहते हैं ना। नया वालों को क्या कहते हैं हम लोग, खादर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, चलिए देखिए इसका आंसर जो है इसे कोंकण होना, कोंकण भी कई जगह दिया गया, कन्नड़ भी दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको जैसे कंफर्म कर लेना, एक बार कमेंट करके बता देना इसका आंसर आप लोग क्या देने वाले हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल तो कन्नड़ दिखा रहा है लेकिन आप लोगों के बुक में शायद कोंकण है। ठीक है, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो किस द्वीप का जो निर्माण है वो प्रवाल भित्ति से हुआ, तो लक्षद्वीप से हुआ है। ठीक है, तो जिसका जिसका लक्ष्य जो होता है ना वो प्रबल होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका, प्रबल होना चाहिए, तो इसलिए प्रवाल भित्ति। विश्व का सबसे अपवाह द्रोणी कौन किसका है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो अपवाह द्रोणी है वो हो जाएगा अमेजन नदी का। याद रखिएगा, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है आपको बताना है। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है लंबपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 75%। ठीक है, खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो खरीफ फसल की अवधि आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा जून से अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है ना
वो बताना है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो हो जाएगा नगद पैसा तथा कच्चा माल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गैर कृषि क्रिया है, आपको बताना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा फसल की देखभाल करना, ठीक है, ये गैर कृषि क्रिया है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, तथा मानव पूंजी निवेश में भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। आपको बताना है कि कौन इसमें सही है, आपको बताना है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गो, कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो किस प्रकार की जनसंख्या है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है वो अर्थव्यवस्था की संपत्ति है। उसके बाद कहता है ना कि फिर कौन जो है संपत्ति नहीं है या लॉस है, तो अर्थव्यवस्था की, तो वो अशिक्षित और अस्वस्थ लोग जो होते हैं वो बोझ हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो सही जवाब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खोज, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए वो था सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है सभी को। मौसमी बेरोजगारी जो है आपका से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी से जो तात्पर्य है आपका, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है तो उसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इनमें से जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, एक ही राजनीतिक दल का शासन, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो कौन सा कथन इसमें से गलत हो जाएगा? लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक के द्वारा शासन चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा तर्क जो है लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो निम्न में से कौन सा तर्क जो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? ऑप्शन नंबर घो, लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये लोकतंत्र के फेवर में नहीं है बल्कि उसके विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, 1999 में। नहीं, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था, आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ था आपका ऑप्शन नंबर घो, 1994 में। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो रंगभेद की जो नीति प्रचलित थी दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी, ऑप्शन नंबर ख। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 299 थी। और लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, आपको बताना है। शासन का प्रमुख नाम नहीं रहता है, ठीक है, शासक का प्रमुख नाम। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था? लागू का बात नहीं कर रहा, पूरा का बात कर रहा है, इसलिए 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था। चलिए, पहला सवाल है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हो गया था। टाइथ का क्या अर्थ होता है? तो टाइथ का अर्थ होता है एक तरह का धार्मिक कर होता है, ठीक है। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं एस्टेट। क्या कहते हैं? एस्टेट कहते हैं। मर्सिले क्या है, आपको बताना है। तो मर्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रगान है, याद रखिएगा सभी। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो इसका सही जवाब होगा लुई 16वां आसीन था। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो रूस के संपन्न किसान को कुलक कहा जाता है। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? तो मार्फा वार्सिलेवा जो थी, आपका बताना है, एक बहादुर महिला कारीगर थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग का क्या नाम पड़ा था? तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम पड़ा था पेट्रोग्राद पड़ा था, याद रखिएगा सभी। 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन थे, याद रखिएगा। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना था? तो भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल 32,87,000 होता है, लेकिन 32.8 आपको याद रखना है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर हो जाएगा 97.25 पूर्व हो जाएगा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो नेपाल देश की जो सीमा है वो झारखंड राज्य से नहीं लगती है। भारत के भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत को जो है 6 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय की स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय से सबसे ऊंची कंचनजंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। पूर्वांचल श्रृंखला कौन सा भाग नहीं है, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा शिवालिक की पर्वत हो जाएगा। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? तो जो चारों ओर समुद्र से घिरा है उसको हम लोग द्वीप कहेंगे, याद रखिएगा। चारों ओर रहेगा तो द्वीप, तीन ओर रहेगा तो प्रायद्वीप। चारों ओर रहेगा द्वीप तो तीन ओर रहेगा तो प्रायद्वीप, ठीक है। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो सही जवाब हो जाएगा भांगर में, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका
बताइए कहाँ से, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है ना। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो हरित क्रांति की जो मुख्य विशेषता है, गेहूँ चावल में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगा। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो बहुविध फसल प्रणाली जो कहते हैं वो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल को पैदा करना, यानी कि एक वर्ष, एक ज़मीन है आपके पास, ठीक है, और एक साल में आप उसमें बहुत ज़्यादा फसल पैदा कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। तो ये जो है आपका गैर कृषि क्रिया है। HIV कैसे आपका क्या तात्पर्य है? तो HIV से आपका तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ख हो जाएगा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो कौन सा कारक जो है आपका जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाएगा? तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण सभी होगा इसमें से, याद रखिएगा। भारत सरकार की पहली सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, बताना है आप सभी को। सही जवाब हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो इनमें से जो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है वो हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया गया, उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो ये जो बेरोजगारी होगा ये परछन्न बेरोजगारी कहलाता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र में मानव पूंजी कहते हैं। याद रखिएगा, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो चीन में राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है वो कम्युनिस्ट पार्टी करता है, याद रखना है सभी को। जिम्बाब्वे का कब स्वतंत्र हुआ था? तो जिम्बाब्वे जो है स्वतंत्र हुआ 1980 में। याद रखना है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो रॉबर्ट मुगाबे जो थे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? तो दक्षिण अफ्रीका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो था नेल्सन मंडेला, याद रखना है सभी को। संविधान में संबंध में इनमें से कौन असत्य है आपको बताना है। कौन असत्य है? ये सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, ये बिल्कुल गलत बात है। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? तो भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराए गए वो कराए गए थे जुलाई 1946 ईस्वी में। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से जो सदस्य नहीं था वो थे महात्मा गांधी जो है नहीं थे, गांधी परिवार नहीं था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इंदिरा गांधी भी कभी कभी देते वो भी नहीं थी। इनमें से भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है भाई? असहिष्णुता, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके इस चैनल पर क्लास 10th की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी जाएगी बहुत जल्द, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दिए गए नंबर्स पे भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। एंड फोल्डर पे क्लिक करके आपको लास्ट में एक फोल्डर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को जाके वहाँ से देख लेना, साइंस सोशल साइंस का, और तैयारी करके चले जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, 500 लाइक का टारगेट रखा था हमने, प्लीज़ इसको पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।